हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंग्लिश विद कोकिला। आज के वीडियो में हम एक और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और ये आपके एसएससी सीजीएल 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ये पर्टिकुलर सेट 17th of September 2025 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड कम टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, एंड एज वी ऑल नो कि सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस की गई है, तो हम जल्दी जल्दी इसे सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। ऑलराइट, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम चूज करना है। द वर्ड इज ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? ल्यूमिनस कोई ऐसी चीज जो रोशनी फैलाए, है ना। ल्यूमिनस हो, रेडियंट हो, रोशनी जिससे निकले। ऑप्शंस देखिए, डल, डिम, ओपेक, रेडियंट। सिनोनिम चूज करना है आपको। डल का मतलब क्या होता है? डल बहुत ही डल लाइटिंग है, बहुत ही कम लाइटिंग है। डिम का मतलब भी होता है बहुत कम, डार्क, है ना। डल, डिम। ओपेक, डल और डिम क्या हो गया? डार्क। ओपेक का मतलब क्या होता है? ओपेक कोई ऐसी चीज जिसके आप आर पार देख नहीं सकते, ओपेक, है ना। और जिसके आर पार आप देख सकते हैं वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, है ना। एंड देन उसके बाद जिसके आर पार हल्का फुल्का देख सकते हैं, बहुत क्लियरली आर पार नहीं देख सकते, वो क्या होता है? वो होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट, ठीक है। ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार नहीं देख सकते। ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट जिसके आर पार देखना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा ब्लर दिखाई देगा। नेक्स्ट है रेडियंट। रेडियंट फुल ऑफ लाइट, ठीक है, जिससे बहुत ज्यादा रोशनी हो, रेडियंट हो। ल्यूमिनस और रेडियंट सिनोनिमस हो जाते हैं। ल्यूमिनस का मतलब है समथिंग दैट एमिट्स लाइट, है ना। रेडियंट का भी सेम मीनिंग है, रोशनी करने वाला। सो दिस इज योर राइट आंसर। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम चूज करना है। द वर्ड इज एक्सटिग्युअस। एक्सटिग्युअस का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो बहुत ही कम क्वांटिटी में हो, कम हो साइज में, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एक्सटिग्युअस। ऑप्शंस देखिए, स्कैंटी, ह्यूज, एक्सेसिव, अबंडेंट। स्कैंटी, ह्यूज, एक्सेसिव और अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है कोई चीज जो भरपूर मात्रा में है आपके पास, भरपूर है ना, उसे हम कहते हैं अबंडेंट। एक्सेसिव का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, एक्सेसिव है। क्लियर? ह्यूज का मतलब लार्ज, है ना, साइज में बड़ा है, लार्ज है, तो उसका मतलब हो जाता है ह्यूज। तो ये तीनों तो आपके एंटोनिम्स हो गए। राइट आंसर इज स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब होता है मीगर, ठीक है। एक्सिगुअस, स्मॉल, वेरी लेस, ठीक है। स्मॉल, लेस, एक्सिगुअस, स्कैंटी, सिनोनिमस हैं ये सारे वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम चूज करना है। द वर्ड इज एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस। अबॉलिश, रिवोक, अपहोल्ड एंड annul। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज को एंड करना, ठीक है, किसी चीज को एंड कर देना, खत्म कर देना, उसका एंड करना, एब्रोगेट। ऑप्शंस देखिए, अबॉलिश, रिवोक, अपहोल्ड, annul। एंटोनिम चूज करना है आपको, है ना। तो अबॉलिश का मतलब भी होता है टू एंड समथिंग। अनल का मतलब भी होता है कि उसको आप अनल कर रहे हैं, उसको कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। रिवोक का भी मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, किसी चीज को कैंसिल कर देना, रिवोक करना। राइट आंसर इज अपहोल्ड। एंटोनिम हो जाता है। अपहोल्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आप अपहोल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, अपहोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। राइट आंसर इज अपहोल्ड। एब्रोगेट का एंटोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, correct meaning of the idiom to chew the cud of reflection। to chew the cud of reflection, इस idiom का मतलब क्या है? ऑप्शन देखो, eating slowly, daydreaming without focus, pondering deeply या फिर mentally preparing for battle। क्या मतलब होता है? धीरे धीरे खाना, या फिर दिन में सपने देखना बिना फोकस के, बहुत डीपली सोचना, पॉन्डर करना, या फिर मेंटली खुद को लड़ाई या बैटल के लिए प्रिपेयर करना। क्या होगा? व्हाट डज इट मीन टू च्यू द कड ऑफ रिफ्लेक्शन?
च्यू मतलब होता है आप किसी चीज को चबाते हैं। कड क्या होता है? कड, कड बेसिकली आपने कई एनिमल्स को देखा होगा कि कुछ एनिमल्स क्या करते हैं कि कुछ खाना खा लेते हैं और थोड़ी देर बाद उसको अपने स्टमक से वापस अपने माउथ में ले आते हैं और उसको च्यू करते हैं, है ना? तो वो जो खाना वापस अपने माउथ में, स्टमक से वापस अपने माउथ में लाके उसको चबाते हैं, उस खाने को हम कड कहते हैं। ठीक है? और रिफ्लेक्शन से यहाँ पे मतलब है थिंकिंग। ठीक है? टू च्यू द कड ऑफ रिफ्लेक्शन, तो क्या मतलब हो गया? इस ईडियम का मतलब है कोई इंसान जो बहुत ही ज्यादा गहरी सोच में है, पॉन्डर कर रहा है। पॉन्डर का मतलब क्या होता है? पॉन्डरिंग, पॉन्डर, पॉन्डर मीन्स टू थिंक या फिर टू रिफ्लेक्ट। यहाँ पे रिफ्लेक्ट वो लाइट वाला रिफ्लेक्ट नहीं है कि किसी सरफेस पे लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होके जाती है। ये वो लाइट वाला रिफ्लेक्शन के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पे रिफ्लेक्ट का मतलब है अपने एक्शंस को, अपने थॉट्स को प्रोसेस करना। ठीक है? उनके बारे में सोचना, उन पर रिफ्लेक्ट करना। तो टू च्यू द कड ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा गहरी सोच में होना, पॉन्डरिंग डीपली। ऑलराइट, चलिए। Choose the correct spelling of a word meaning witty, clever or verbally skillful. कोई ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है witty, clever या फिर verbally skillful, जो बोलने में बहुत माहिर है, skillful है। ठीक है? देखिए, सही वर्ड है persiflage। ठीक है? persiflage, इसका मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही विटी है, बहुत ही शब्दों को लेके बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है, स्किलफुल है। ठीक है? पर्सिफ्लाज। ऑप्शंस देखो, ये सही स्पेलिंग है, यहाँ पे भी गलत है। पर्सिफ्लाज, दिस इज योर राइट आंसर, पर्सिफ्लाज। ओके, चलो। फाइंड द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली एंड मीन्स द क्वालिटी of being sarcastic in a bitter way। sarcastic क्या होता है? जब आप ह्यूमरस होते हैं बट थोड़ा सरकाजम के साथ। सरकाजम एग्जैक्टली क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ काम कर रहे हैं, योर मदर कम्स एंड टेल्स यू, कह रहे तुमने तो कुछ काम किया ही नहीं, है ना? तो आप बोलते हैं अरे यार मैं बहुत बिजी हूँ अभी, मुझे अपना काम करने दो। देन शी सेज कि अरे हाँ तुम तो बहुत अंबानी के बेटे हो ना, तुम्हें बहुत काम है, तुम बहुत बिजी हो। तो दिस इज सरकाजम। ह्यूमरसली किसी चीज को आप कह रहे हैं तो उसको हम सरकाजम कहते हैं। ठीक है? अब ये कभी कभी क्या होता है कि आप सरकास्टिक होते हैं पर आप सरकास्टिक होने के साथ साथ बिटर हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं, है ना? तो इस क्वालिटी को हम क्या कहते हैं? जब कोई इंसान सरकास्टिक तो हो रहा है पर मीन भी हो जा रहा है, रूड भी हो जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं कॉस्टिसिटी। अब इस कॉस्टिसिटी की स्पेलिंग आपको चूज करनी है। यहाँ पे देखिए, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, कॉस्टिसिटी नहीं, दिस इज द राइट आंसर, कॉस्टिसिटी। हाँ, ठीक है। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन वन, कॉस्टिसिटी। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अ पर्सन हु सपोर्ट्स चेंज। एक ऐसा इंसान जो चेंज को, बदलाव को सपोर्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखिए। द फर्स्ट इज कंजर्वेटिव, सेकंड रेडिकल, रिफॉर्मर या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। कोई ऐसा इंसान जो बदलाव को एक्सेप्ट करता है, उसे सपोर्ट करता है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो ट्रेडिशनल वैल्यूज को मानते हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज को मानते हैं। ठीक है? उनको हम कंजर्वेटिव कहते हैं, इन्हें चेंज नहीं चाहिए, चीजें जैसे ट्रेडिशनली चल रही हैं वो उनके साथ ठीक है। रेडिकल, रेडिकल का मतलब क्या होता है? जिसको चेंज तो चाहिए, ठीक है, जिसको चेंज चाहिए बट एक्सट्रीम चेंज चाहिए। ठीक है? एक्सट्रीम, वो तख्ता पलट करना चाहता है, रैडिकल है, एक्सट्रीमिस्ट है। ठीक है? जिसे एक्सट्रीम बदलाव चाहिए, जिसको पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन या फिर सोशल सिचुएशन पूरी तरीके से बदल देनी है। ठीक है? रिफॉर्मर, रिफॉर्मर कौन होते हैं? जिनको
इम्प्रूवमेंट करना है सोसाइटी में अच्छे बदलाव लाने हैं, ठीक है, रिफॉर्म्स लाने हैं, उसे हम रिफॉर्मर्स बोलते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, जिनको लगता है कि एक गवर्नमेंट को एक जो लॉ है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए, है ना, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। तो सही आंसर क्या हो जाता है, पर्सन हु सपोर्ट्स चेंज, रिफॉर्मर, ठीक है, रिफॉर्मर, ओके, जो रिफॉर्म्स लेके आते हैं कई सारे। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन बिलोंगिंग टू अ टाइम बिफोर द बिब्लिकल फ्लड। यहाँ पे देखो, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही ओल्ड फैशन है या फिर बिब्लिकल जो फ्लड था उसकी भी पहले से है। बिब्लिकल फ्लड, अब जब बाइबल लिखा गया था तब की बात हो रही है कि बाइबल में एक फ्लड के बारे में लिखा गया था, जिस फ्लड में पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाती है और सिर्फ नोआ एक कैरेक्टर था, वो जिंदा बचता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो बिब्लिकल फ्लड बाइबल कब लिखी गई थी, कितने पुराने समय के बारे में बात हो रही है, तो ये बोला जा रहा है कोई ऐसी चीज जो एंशियंट है ना, बहुत पुरानी है, ओल्ड फैशन भी है और एक ऐसे समय से बिलोंग कर रही है जो आपके बिब्लिकल फ्लड के भी पहले का था, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, टेल, ऑब्सोलीट, एंटी डिलूवियन या फिर मिडीवल। टेल का मतलब क्या होता है, टेल मींस स्टोरीज, है ना, कहानियां, किस्से, टेल, स्टोरीज। ऑब्सोलीट, कोई ऐसी चीज जो आउटडेटेड है, अब लोग उसे यूज नहीं कर रहे हैं, आउट ऑफ डेट है, आउटडेटेड कहिए। एंटी डिलूवियन, एंटी डिलूवियन का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे देखो, एंटी मींस बिफोर, ठीक है, और डिलूवियन मींस फ्लड। तो इसका क्लियर मतलब है बिफोर फ्लड, है ना। तो यहाँ पे वही बिब्लिकल फ्लड के बारे में बात हो रही है, समथिंग दैट इज वेरी ओल्ड, इट इज एंटी डिलूवियन, इट इज एंशियंट, बहुत पुरानी है, ठीक है। मिडीवल, आपके जो मिडिल एजेस हैं, 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये मिडीवल हो गया, मिडिल एजेस से बिलोंग करता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है, समथिंग दैट इज ओल्ड फैशन बिलोंगिंग टू अ टाइम बिफोर द बिब्लिकल फ्लड। चलिए, choose the correct option. The anthropologists' findings were considered so controversial that they were initially dash. Option देखो, disregarded, celebrated, acclaimed या फिर adopted. What is the right answer? The anthropologists' findings were considered so controversial. Controversial माने गए थे उसके findings, है ना। Anthropologist कौन होते हैं? Anthropologist जो ह्यूमन सोसाइटीज, ह्यूमंस को स्टडी करते हैं, उनकी सोसाइटी को स्टडी करते हैं, उनको हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन सोसाइटी, इसे स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करते हैं। तो उनकी जो फाइंडिंग्स थी उनको बहुत कंट्रोवर्शियल माना गया था और उनको स्टार्टिंग में इनिशियली क्या किया गया था, ऑप्शन देखो, डिसरिगार्डेड, सेलिब्रेटेड, अक्लेम्ड या फिर अडॉप्टेड। अब अगर आपको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है तो डिसरिगार्डेड एक नेगेटिव मीनिंग रखता है, ठीक है, और सेलिब्रेटेड, अक्लेम्ड, अडॉप्टेड, इन तीनों का मतलब होता है कि आप पॉजिटिवली किसी चीज को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, एक पॉजिटिव एक्सेप्टेंस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, एक पॉजिटिव एक्सेप्टेंस के बारे में ये तीनों वर्ड्स बता रहे हैं। सेलिब्रेट किया गया, अक्लेम्ड था, अडॉप्टेड था, ठीक है। एंड डिसरिगार्डेड का मतलब क्या होता है, इसे इग्नोर किया गया, इसको डिस्कार्ड किया गया, इट वाज डिसरिगार्डेड, है ना, इसको कह सकते हैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं माना गया, राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, डिसरिगार्डेड, बिकॉज तीनों में से ऑड वन आउट यही है। प्लस अगर आप देखना चाहें तो कंट्रोवर्शियल एक नेगेटिव मीनिंग रखता है कि चीजें कंट्रोवर्शियल थी इसलिए उसको एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली उसको डिसरिगार्ड करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डिसरिगार्डेड, ठीक है। The anthropologists' findings were considered so controversial
that they were initially disregarded. चलिए, part of the sentence that contains an error. Error find करना है. The draft policy outlines that each employee must adhere to the code of conduct irrespective of their position. Where is the error? Find it fast. The draft policy outlines that each employee must adhere to the code of conduct irrespective of their position. अच्छा, यहाँ पे देखो, each employee है ना, तो ये सिंगुलर है, राइट? और यहाँ पे जो प्रेपोजिशन यूज हो रही है, क्या ये सिंगुलर है? नो, इट इज प्लूरल, राइट? तो यहाँ पे या तो हिज होना चाहिए था या फिर हर होना चाहिए था, है ना? हिज और हर होना चाहिए था. 1 सेकेंड, राइट? इंस्टेड ऑफ देयर यहाँ पे हिज और हर होना चाहिए था, सिंगुलर प्रोनाउन होना चाहिए था. तो एरर कहाँ पे है? एरर है ऑप्शन 4 में. राइट आंसर इज ऑप्शन डी. क्लियर? चलो, they were showing the movie at 7 p.m. आपको पैसिव में चेंज करना है. They were showing the movie at 7 p.m. ठीक है, तो ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस में बात हो रही है. अगर हमको इसे चेंज करना है पैसिव में, तो क्या होगा? ऑप्शंस देखिए. The movie is shown at 7 p.m. The movie was shown at 7 p.m. The movie was being shown at 7 p.m. या movie has been shown at 7 p.m. क्या होगा? The movie was being shown at 7 p.m. Alright? चलिए, एरर फाइंड करना है. Rarely had the court encountered a petition so devoid of legal merit, nor so conspicuously intended to attract media attention rather than judicial remedy. Error कहाँ पे है? Rarely had the court encountered a petition so devoid of legal merit, nor. So, nor कहाँ पे यूज करते हैं? Neither nor. नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, है ना? यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो पेटिशन है वो लीगल मेरिट में बहुत कम है. इट इज डिवॉइड ऑफ लीगल मेरिट, उसमें कोई लीगल मेरिट है ही नहीं. और इट इज सो कंस्पिक्युअसली इंटेंडेड टू अट्रैक्ट मीडिया अटेंशन, है ना? इट इज इंटेंडेड, इसकी इंटेंशन ही यही है कि वो मीडिया का अटेंशन ग्रैब करे. तो यहाँ पे एंड होना चाहिए. नॉर तो नेगेटिव लेके जा रहा है, राइट? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? एंड होना चाहिए. तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन 2, बिकॉज एरर आपका यहीं पे है. चलिए नेक्स्ट. Select the sentence containing the homonym of the highlighted word. The bishop condemned the act as simony, citing canonical law. बिशप ने क्या किया? कंडेम किया, निंदा की. The act as simony. सिमिनी का मतलब क्या होता है? सिमिनी का मतलब क्या होता है? किसी धार्मिक पद को अगर आप बेच रहे हैं, या धार्मिक यू कैन से पर्क्स या सुविधा आप सेल कर रहे हैं, है ना? तो उसे हम सिमिनी कहते हैं. क्लियर? या सेवा, धार्मिक सेवा आप उसको सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, कई लोग जाते हैं कि उन्होंने जो भी बुरे काम किए हैं उससे क्या मोक्ष पाने के लिए, है ना? तो कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ, गंगा में डुबकी लगाने से होता है. कुछ लोग किसी प्रीस्ट या किसी बाबा के पास जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि हाँ, अब आप अपने जितने भी आपके बुरे कर्म थे आप उनसे फ्री हो चुके हैं, राइट? तो उसे हम पैसे लेके अगर कर रहे हैं तो उसको सिमिनी कहते हैं. ठीक है? ऑप्शंस देखिए. द प्रीचर वाज अक्यूज्ड ऑफ सिमिनी फॉर चार्जिंग फॉर ब्लेसिंग्स. देखिए, ब्लेसिंग्स जो आप आशीर्वाद देते थे उसके लिए वो पैसे चार्ज कर रहे थे, है ना? तो उनको सिमिनी से अक्यूज किया गया. ही वाज अक्यूज्ड ऑफ सिमिनी. क्या?
पैसे लेके आप कुछ सुविधाएं बांट रहे हैं, धार्मिक सुविधाएं, राइट, या धार्मिक पदों को बांट रहे हैं, तो उसे हम सिमिनी कहते हैं। सिमिलर मीनिंग हो गया, तो ये तो होमोनिम नहीं है। होमोनिम क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग और उनकी प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होती है बट मीनिंग डिफरेंट होता है। द कोर्ट इक्वेटेड इंडल्जेंस सेलिंग विथ सिमिनी, ठीक है। द alchemist failed to explain the simony in his formulas. Simony was rampant in medieval ecclesiastical courts. ecclesiastical courts यानी धार्मिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो होमोनिम कहाँ पे है? होमोनिम है आपके ऑप्शन सी में। वाई? बिकॉज यहाँ पे भी जो सिमिनी है सिमिलर मीनिंग है, यहाँ पे भी सिमिनी का सिमिलर मीनिंग है। यहाँ पे सिमिनी का मतलब क्या है? द एल्केमिस्ट फेल्ड टू एक्सप्लेन द सिमिनी इन हिज फॉर्मूलाज। अपने फॉर्मूला में उसका क्या एप्लीकेशन नहीं वो एक्सप्लेन कर पाया। यहाँ पे सिमिनी का मतलब हो जा रहा है एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूलाज। उसको फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना था, ठीक है। सो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। दिस इज योर होमोनिम। Convert the sentence provided below from its passive voice structure to an active voice structure. A decision has been taken to have the proposal reviewed by an external panel. Options देखिए, an external panel has reviewed the proposal, ये तो मीनिंग ही बदल गया। The proposal is being reviewed by an external panel, नहीं, they have decided to get the proposal reviewed by an external panel, ठीक है। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो प्रपोजल को एक एक्सटर्नल पैनल से रिव्यू करवाएंगे। द प्रपोजल वाज रिव्यूड, ये भी गलत है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर? चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू रिप्लेस द हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। शी इज कॉन्फिडेंट टू विन द मैच। शी इज कॉन्फिडेंट टू विन द मैच, ये आपका हाईलाइटेड पार्ट ऑफ सेंटेंस है। ऑप्शंस देखिए, ऑफ टू विन, दैट शी विंस, ऑफ विनिंग द मैच या फिर ऑन विनिंग द मैच। क्या होगा? शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच, दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। वो कॉन्फिडेंट है कि वो मैच जीतेगी। शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच। क्लियर? चलिए, दिस इज योर पैसेज। Let's read the passage. India's legacy of healing practices embodied in disciplines such as yoga, Ayurveda, Siddha, and Unani presents a complex synthesis of philosophy, biology, and metaphysics. Far from being static relics of the past, these systems have exhibited an evolving dynamism, continuously negotiating their space within both indigenous frameworks and global health discourses. At the heart of this healing ethos lies the idea that human body is not an isolated physiological entity, but a site of interconnected energies and rhythms. Yoga, as codified in the Yoga Sutras of Patanjali, is not merely a physical regimen but a holistic path aimed at harmonizing the body, mind, and spirit. In the modern era, however, it has undergone commodification, particularly in the West, where its philosophical moorings are often diluted into mere physical exercise or stress reduction techniques. This recontextualization, while facilitating global popularity, raises questions about cultural appropriation and epistemic erosion. Traditional medicine systems such as Ayurveda view disease as an imbalance in the Tridosha, Vata, Pitta, and Kapha, principles that regulate bodily function. These systems emphasize Prakriti, constitution, Ahara, diet, and
Dinacharya, daily routine, as central to preventive health care. Unlike allopathy's symptom targeting approach, traditional Indian medicine is premised on restoring equilibrium in the body's internal ecology. This integrative vision aligns with contemporary calls for personalized and preventative medicine, though methodological differences continue to stoke skepticism in the biomedical community. State patronage of Ayush, Ayurveda, Yoga, and naturopathy, Unani, Siddha, and homeopathy underlines a renewed institutional interest in traditional systems. However, critics caution against uncritical endorsement, citing the lack of standardized clinical trials, variability in diagnostic models, and challenges in evidence-based validation. Furthermore, pharmaceutical commercialization of Ayurvedic formulas often sidelines traditional knowledge holders, reducing centuries-old practices to marketable commodities. The interface between yoga and traditional medicine with modern healthcare is therefore both promising and fraught. While integrative models are being exposed, especially in palliative care, mental health, and chronic disease management, they require epistemic humility and regulatory rigor. The danger lies in either romanticizing these systems as panaceas or discarding them as pre-scientific relics. Ultimately, the relevance of yoga and traditional medicine in contemporary India will depend on the country's ability to safeguard their philosophical depth while subjecting them to transparent, rigorous scrutiny. Neither dogmatic revivalism nor dismissive scienticism will suffice. What is needed is a dialogical framework where tradition and modernity co-evolve, not in opposition but in mutual enrichment. Chali. What tension does the passage highlight regarding the global adoption of yoga? योगा के adoption से regarding किस चीज को highlight किया है, किस tension को highlight किया है इस passage में? Lack of flexibility, loss of its philosophical essence, shortage of teachers या फिर over regulation by India. तो इस पैसेज में हमने देखा है कि ये बात हो रही थी कि कमोडिफिकेशन हो गया है योगा का, है ना, उसको कमोडिफाई किया गया है, उसको पैसे कमाने का एक जरिया बना लिया गया है, और इसमें क्या हो रहा है, स्पेशली बाय द वेस्ट, है ना, और यहाँ पे लोग आपको योगा वहां पे सिखाते हैं, बट योगा का जो मेन एसेंस है वो खत्म हो जाता है। योगा में फिलॉसफी है बहुत ज्यादा। इट इज रिटन समवेयर अराउंड हियर, 1 सेकेंड। हाँ, कमोडिफिकेशन हुआ है पर्टिकुलरली बाय द वेस्ट, जहां पे इसकी फिलोसॉफिकल मूविंग्स वो डाइल्यूट हो गई हैं, है ना, और सिर्फ वहां पे फिजिकल एक्सरसाइजेस कराई जा रही हैं। योगा में फिलॉसफी का भी बहुत बड़ा रोल है, राइट। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी, लॉस ऑफ इट्स फिलोसॉफिकल एसेंस, डाइल्यूट होना, कम हो जाना, खत्म हो जाना, ठीक है। Which of the following best reflects the Ayurvedic approach to disease? आयुर्वेदिक अप्रोच क्या था डिजीज को लेके? इरेडिकेटिंग बैक्टीरिया वाया एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स से आप बैक्टीरिया खत्म करना है, आपको इरेडिकेट करना है? नहीं, ये तो कहीं भी पैसेज में नहीं। यूजिंग सिंथेटिक ड्रग्स फॉर इमीडिएट रिलीफ? नो, नहीं ना, सिंथेटिक ड्रग्स, सिंथेटिक दवाइयां लेना है इमीडिएट रिलीफ के लिए, ये भी नहीं है। रिस्टोरिंग इंटरनल बॉडीली बैलेंस थ्रू लाइफस्टाइल, यस, दिस इज व्हाट योगा या फिर दिस इज व्हाट आयुर्वेदा इज अबाउट, है ना। जेनेटिक म्यूटेशन, ये भी नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आप इसे देख भी सकते हैं यहाँ पे, इट इज रिटन समवेयर अराउंड हियर, 1 सेकेंड।
ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन यानी आयुर्वेदा is premised on restoring equilibrium on the body's eternal ecology, है ना? हम्म तो इंटरनल बॉडी का बैलेंस इक्विलिब्रियम बनाने के लिए थ्रू लाइफस्टाइल. ओके. What is a potential danger of state patronage of Ayush systems as per the passage? Option देखो. High cost of medicine, increased rural employment, ये तो बात ही नहीं हुई इन दोनों चीज की. Marginalization of traditional knowledge holders, yes. Over dependence on foreign investment, ये तो बात ही नहीं हुई. यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है आयुष सिस्टम का. सबसे बड़ा डेंजर क्या है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज जिनके पास है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स हैं, उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया है ना. उनको बहुत कम कर दिया गया है. कहाँ गया? 1 सेकेंड. safeguard its philosopher with subjective transparent dismissive scientificism. 1 second, let me find it. Medicine with modern mental health disease, regulated romanticizing these contemporary India yoga. हाँ, यहाँ देखो. Commercialization of Ayurvedic formulations over sidelines the traditional knowledge holders, है ना. Next, what stance does the author take on integrating traditional medicine with modern healthcare? तो ऑथर का क्या स्टांस है, क्या उनका ओपिनियन है अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन विथ मॉडर्न हेल्थ केयर. मॉडर्न हेल्थ केयर और ट्रेडिशनल जो आपकी मेडिसिन चल रही है उनके इंटीग्रेशन, उनके मिक्स का, या उनको अगर इंटीग्रेट किया जाए, मिलाया जाए, तो उसके लिए उनका क्या ओपिनियन है. ट्रेडिशनल मेडिसिन मस्ट रिप्लेस एलोपैथी, ये तो वो बिल्कुल नहीं कह रहे कि एलोपैथी को रिप्लेस कर देना चाहिए ट्रेडिशनल मेडिसिन से. मॉडर्न साइंस इज सुपीरियर, दिस इज नॉट व्हाट इज सेड. इंटीग्रेशन इज पॉसिबल विथ ह्यूमिलिटी एंड स्टैंडर्ड्स. द टू शुड रिमेन कंप्लीटली सेपरेट. सेपरेट रहने की तो बात ही नहीं हुई है. दिस इज योर राइट आंसर. इंटीग्रेशन इज पॉसिबल विथ ह्यूमिलिटी एंड स्टैंडर्ड्स. इंटीग्रेशन पॉसिबल है विथ ह्यूमिलिटी एंड स्टैंडर्ड्स. कुछ मेजर्स के साथ, कुछ स्टैंडर्ड्स के साथ उनको मिक्स किया जा सकता है, इंटीग्रेट किया जा सकता है. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल एंड रेलेवेंस ऑफ योगा एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन इन मॉडर्न इंडिया? ब्लाइंड नेशनल प्राइड? नहीं, ब्लाइंड नेशनल प्राइड के बारे में बात नहीं हो रही है और इट इज नॉट इम्पोर्टेंट. अगर आपको रेलेवेंस, योगा का रेलेवेंस रखना है, ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉडर्न इंडिया में बरकरार रखनी है, तो आपको एक ब्लाइंड नेशनल प्राइड की जरूरत नहीं है. साइंटिफिक रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशन? नो. डायलॉजिकल इंटीग्रेशन ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न सिस्टम्स? यस. यहाँ पे देखो. What is needed is a dialogical framework where tradition and modernity co-evolve, है ना. जहां पे ट्रेडिशन और मॉडर्न चीजें, है ना, ट्रेडिशनल मेडिसिन और आपकी मॉडर्न मेडिसिन को इवॉल्व, एक साथ मिलकर इवॉल्व करती हैं, आगे बढ़ती हैं. ऑपोजिशन में नहीं, एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं, बट इन म्यूचुअल एनरिचमेंट में, है ना. एक साथ एक दूसरे को और ज्यादा एनरिच कर रही हैं. राइट. So the right answer is option C, dialogical integration of ancient and modern systems. चलिए, डायरेक्ट स्पीच में है, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है. He said to me you should work harder. He said to me you should work harder. उसने मुझसे कहा, है ना. तो he told me हो जाएगा, तो said हम हटा देंगे. He told me that I should work harder, है ना. He told me that, you को हम क्या करेंगे, I कर देंगे, should work harder. He told me that I should work harder. Options देखिए. He told that I should work harder नहीं. He told me that you should नहीं.
Right answer is option B. He told me that I should work harder. चलिए, a sentence is provided. Okay, direct speech आपको indirect में change करना है. The scientist said, "We have been working on this project for months." The scientist said they had been working on that project for months. The scientist said they have been working on this project for months. Scientists said that they were working on that project for months. On that project, the scientist said that we had worked. This is also wrong. This is also wrong. The scientist said they have been working on this project. गलत है. Right answer is option 1. The scientist said they had been working on that project for months. Clear? Now, the diplomat said that only after the ceasefire would negotiations begin. आपको क्या करना है? Direct speech में change करना है. Let's look at our options. Negotiations begin only after the ceasefire, said the diplomat. Only after the ceasefire negotiations would begin, said the diplomat. Only after the ceasefire will negotiations begin, okay, said the diplomat. या फिर negotiation would begin once the ceasefire is announced, said the diplomat. Okay, direct speech में आपको change करना है ना? तो the diplomat said that only after the ceasefire would negotiations begin. तो यहाँ पे जो would है, अगर आपको इसे direct में change करना है तो ये will हो जाएगा, right? और diplomat said only after the ceasefire negotiations will begin. है ना? नहीं, only after the ceasefire will negotiations begin. This is right. Only after the ceasefire will negotiations begin, said the diplomat. ठीक है. Right answer क्या हो जाता है? देखिए, negotiations would begin, ये भी नहीं है. This is your right answer, option C. Only after the ceasefire will negotiations begin, said the diplomat. ठीक है. यहाँ किसी में भी, तीनों में भी अगर आप देखें तो will कहीं भी नहीं है, right? Rearrange करना है आपको. The blueprint is finalized after approval from stakeholders. First, a basic framework is proposed, then revisions are made after discussions. Finally, execution begins as per plan. ठीक है. तो यहाँ पे एक प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्या होना चाहिए था? 2, है ना? फर्स्ट, a basic framework is proposed. So ये आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा. अब अगर आप ऑप्शंस में देखें तो this is also wrong and this is also wrong. ये दो आपके 2 से शुरू हो रहे हैं. अब यहाँ पे सबसे पहले एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रपोज किया जाता है, देन रिविजन्स आर मेड, है ना? फर्स्ट एंड देन, ये कंटिन्यूएशन है. फर्स्ट द बेसिक फ्रेमवर्क इज प्रोड्यूस्ड, देन रिविजन्स आर मेड आफ्टर डिस्कशंस. तो 2 के बाद यहाँ पे 3 आ रहा है. तो दिस इज योर राइट आंसर. ये आपका गलत हो जाता है. एक बार इसे चेक कर लेते हैं. फर्स्ट अ बेसिक फ्रेमवर्क इज प्रपोज्ड, देन रिविजन्स आर मेड. उसके बाद क्या होता है? फाइनली तो आपका लास्ट में होगा. फाइनली आपका लास्ट है, फोर्थ सेंटेंस है. ये आपका सेकेंड सेंटेंस है, ये आपका थर्ड सेंटेंस है. द ब्लूप्रिंट इज फाइनलाइज्ड आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम स्टेक होल्डर्स. फाइनलाइज होने के बाद वो एग्जीक्यूशन के लिए जाता है ना? तो बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है आपका ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां भी आपको रीअरेंज करना है. अ सेंट्रल 10 of his approach is the concept of a class which acts as a blueprint for creating objects. Object-oriented programming is a programming paradigm based on the concept of objects which can contain data and code. This allows a programmer to specify the structure and behavior of an object-oriented program
The key advantage of this approach is that it models real world entities, making complex systems easier to manage and debug. ठीक है, इंट्रोडक्टरी लाइन कौन सी होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? इंट्रोडक्शन तो आपके ऑप्शन 2 में हो रहा है, जहां पे OOP के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट. दिस इज योर फर्स्ट, है ना? दिस इज योर फर्स्ट सेंटेंस. अब यहाँ पे देखिए, 1 से शुरू हो रहा है, ये 3 से और ये 4 से, तो राइट आंसर आपको ऐसे ही पता चल जाता है कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है. अब अगर इसको आपको पढ़ के देखना है तो सबसे पहले OOP के बारे में बात हो रही है, फिर 1 पे जाते हैं, इस अप्रोच के बारे में बात हो रही है. सेंट्रल टेन ऑफ दिस अप्रोच is the concept of a class which acts as a blueprint for creating objects. उसके बाद we come to option 3. This allows a programmer to specify, और ये जो है allow करता है programmer को specify करने में structure and behavior of an object oriented program. And the key advantage of this, यहाँ पे ये conclusion हो गया कि इसका advantage क्या है. Clear है? So right answer क्या हो जाता है? Option A. This is how you can rearrange it, है ना? तो elimination करके आप बहुत जल्दी इसे रीअरेंज कर सकते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो एज वी ऑल नो कि सेक्शनल टाइमिंग है, आपको काफी ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा, आपको काफी ज्यादा अटेंटिव होना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस बहुत डिटेल में पढ़ने होंगे, राइट? सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज. क्लियर? सो कमेंट्स में आप बताना कि आपके कितने आंसर्स सही हुए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स. और वोकैबुलरी सीरीज जो आपकी चल रही है अभी फिलहाल, स्टेनो की सीरीज चल रही है, जिसमें स्टेनो 2025 में जितने भी वोकैब हमने देखे हैं उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट? सो यू कैन वॉच दैट एज वेल. आपकी वोकैबुलरी काफी स्ट्रांग हो जाएगी. वेदर यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, डजंट मैटर, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू कैन वॉच आवर वोकैबुलरी सीरीज. क्लियर है? अब इसकी पीडीएफ यू कैन फाइंड इट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. कमेंट्स में आप बताना कि वीडियो कैसा लगा. इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.